गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसके द्वारा जो आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 12 में मैं आपको राजनीति विज्ञान है पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा जातिवाद नामक जो अध्याय, जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये अध्याय है वो चल रहा है। भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ, ये जो हमारा तीसरी इकाई में जो पाठ है, और ये है जो नया जो सिलेबस आया है आपका, जो नया पाठ्यक्रम आया है, उसमें यह लेसन आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो भारतीय लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ, जातिवाद और एक सांप्रदायिकता। अभी तक हमने जातिवाद के बारे में पढ़ा है कि जाति एक सामाजिक संरचना है जो अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित रही है। आधुनिक पश्चिमी राजनीति में संस्थाओं के साथ लोकतंत्र जैसे जैसे स्वीकार किया गया है, उसके बावजूद भी जहाँ जहाँ लोकतंत्र आए हैं, उसके बावजूद भी जातिवाद है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। वोट की राजनीति ने जातिवाद को ज़्यादा बढ़ाया है। अपनी जाति का संगठन कर उनके माध्यम से राजनीतिक वजूद बनाने का प्रयास किया गया है। जातीय संगठनों की उचित अनुचित मांगों का समर्थन कर उन्हें अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास किया गया है। तो जो जातीय संगठन है, उनकी जो उचित और जो अनुचित मांग है, उनका भी समर्थन करके, उनको समर्थन करके अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे, जैसे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है, उसका वोट बैंक है मुख्य रूप से यादव और मुस्लिम है। इसी प्रकार जो राजद है, जो बिहार में चुनाव, अब आपको पता है अभी बिहार में चुनाव है, उसका मुख्य वोट है वो MY माना जाता है, मुस्लिम प्लस यादव। तो ऐसा माना जाता है कि जातियों के आधार पर जातीय संगठनों को उचित और अनुचित मांग का समर्थन करके उन्हें वोट बैंक बनाने का प्रयास किया गया है। तो जातीय संगठनों की चाहे उचित मांगी हो चाहे अनुचित मांगी हो, उनका समर्थन करके उन्हें अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। इसे जातियों में, इससे जो अन्य जातियाँ हैं उनमें वैमनस्य बढ़ा है। जैसे बीजेपी को अगड़ों की, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय की पार्टी मानी जाती है, जबकि कांग्रेस को दलितों की पार्टी माना जाता है। ऐसा इन पार्टियों के पीछे एक टैग लग जाता है कि ये अमुक समूह, अमुक जाति की पार्टी है। इससे क्या होता है, समाज में आपसी वैमनस्य पैदा होता है। इसके कारण वोट की राजनीति न केवल जातीय भावना को भड़काने का प्रयास करती है, बल्कि इससे आपसी जातीय तनाव भी पैदा किया जाता है। इस प्रकार वोट की राजनीति न केवल जातीय भावनाओं को भड़काने का प्रयास करती है, बल्कि आपसी जातीय तनाव भी पैदा किया जाता है। तो हमने इसमें मुख्य रूप से भी देखा है। आज हम इसका अर्थ पढ़ेंगे कि क्या है इसका अर्थ, क्या होता है जातिवाद। अर्थ क्या है, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिक यानी वंश परंपरा के आधार पर, हम उसे जाति कहते हैं। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिक आधार पर होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो दूसरे से अपने को अलग मानता है, जिसकी अपनी विशिष्ट पहचान होती, विशेषता होती है, अपनी परिधि में ही वैवाहिक संबंध करते हैं। अपनी परिधि में जिनके विवाह संबंध होते हैं, जिनका कोई परंपरागत व्यवसाय होता है, जो लंबे समय से व्यवसाय करते हैं। जयप्रकाश नारायण, जिसे हम JP कहते हैं, JP के अनुसार, अंडरलाइन करो, उसको कोटेशन है, यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है, भारत में जाति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। ये कोटेशन यहाँ तक है कि भारत में जाति है एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। तो जाति कई प्रकार से राजनीति में अपनी भूमिका अदा करती है। जातीय संगठन क्या करते हैं, सरकारी निर्णय को प्रभावित करते हैं। जातीय संगठन है वो सरकारी निर्णय को प्रभावित करते हैं। चुनाव की जब शुरुआत होती है तो प्रत्याशियों का चयन जातिगत आधार पर होता है। जातिगत आधार पर मतदान होता है। मंत्रिमंडल में जब भागीदारी की बात आती है तो जो जातीय समूह है उनको खुश रखने का प्रयास किया जाता है, उनकी निश्चित स्थिति होती है। जातीय संगठन दबाव समूह के रूप में कार्य करती है। जातिवाद लोगों में एकता और सामूहिकता की भावना पैदा करती है। तो जातिवाद है वो लोगों में एकता और सामूहिकता की भावना पैदा करती है। लोगों में राजनीतिक जागृति
और सक्रियता पैदा करती है। लोगों में राजनीतिक जागृति और सक्रियता भी जातिवाद के कारण आती है। खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि में समानता पैदा होती है। चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, वेशभूषा हो, इनमें लोगों में राजनीतिक जागृति और सक्रियता पैदा होती है। खान पान, वेशभूषा, रहन सहन आदि में समानता पैदा जातिवाद के कारण आती है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था, जेपी ने क्या कहा था? जेपी ने कहा था कि जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है। तो जाति है वो भारत का एक महत्वपूर्ण दल है। जाति का प्रभाव है वो राजनीति में बहुत ज़्यादा है। के.एन. मेनन के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले से की तुलना में ज़्यादा बढ़ा है। तो जैसा कि जेपी ने कहा था कि जाति भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है, इसी प्रकार के.एन. मेनन का मानना था कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र होने के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का जो प्रभाव है वो पहले की अपेक्षा बढ़ा है। जाति का जो प्रभाव है वो पहले की तुलना में ज़्यादा दिखाई देता है। जाति का प्रभाव है वो पहले की तुलना में ज़्यादा नज़र आता है। तो जैसे जेपी का कथन है, भारत में जाति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है। तो जैसा जेपी ने कहा है कि जाति भारत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दल है, अत्यंत महत्वपूर्ण जाति ने भारत में प्रभावित किया। तो जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है। के.एन. मेनन के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ा है, पहले की तुलना में ज़्यादा व्यापक हुआ है, पहले की तुलना में जाति का प्रभाव है वो ज़्यादा दिखाई देता है। जाति भारतीय राजनीति में कई प्रकार की भूमिका अदा करती है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। पहला है निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। भारत में जाति पर आधारित संगठित संगठन शासन के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो भारत में जो जाति पर आधारित जो संगठन होते हैं, संगठित समूह है, वो शासन के निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अनुसूचित जाति, एससी और एसटी के संगठन प्राप्त अपने आरक्षण अधिकार की समय सीमा बढ़ाना चाहती है। जिन जातियों को आरक्षण नहीं मिला है वे उसे प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रही हैं। कुछ अपने को आरक्षित जातियों की सूची में शामिल करने हेतु प्रयत्नशील है। अपनी जाति को मनवाने, अपनी मांगों को मनवाने के लिए विभिन्न प्रकार से शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जातीय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने और अपने हितों के प्रतिकूल होने पर निर्णयों को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय। तो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का जो चयन करते हैं वो जातिगत समीकरण के आधार पर करते हैं। जिस क्षेत्र में जिस जाति के वोट ज़्यादा होते हैं, राजनीतिक दल क्या करते हैं? अपने प्रत्याशियों के चयन करते समय जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर निर्णय करते हैं। यानी जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है, जिस क्षेत्र में जिस जाति का बहुलता है, जिस क्षेत्र में ज़्यादा जाति पाई जाती है, जिस क्षेत्र में जाति विशेष के लोग ज़्यादा है, वहाँ उसी जाति का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारने का प्रयास है वो किया जाता है। कई बार क्षेत्र विशेष में बाहुल्य युक्त उम्मीदवार दो दलों द्वारा चयन करने के बाद तीसरा दल क्षेत्र में दूसरे नंबर पर आने वाली जाति को उम्मीदवार के रूप में उतारता है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं बच्चों? राजनीतिक दल अधिकतर उन व्यक्तियों का चयन करते हैं जो एक विशेष जाति से होती हैं और जिनका उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में बाहुल्य होता है। तो जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य होता है उसी जाति का प्रत्याशी है वो चुना जाता है, उसी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाता है। कई बार क्षेत्र विशेष में बाहुल्य युक्त उम्मीदवार दो दलों द्वारा चयन करने के बाद जो तीसरा दल होता है उसमें वो क्या करता है, दूसरे नंबर पर आने वाली जाति के उम्मीदवार को उतारती है ताकि पहले दो के वोट बंटने का फायदा है वो तीसरे को मिलता है, ताकि पहले दो के वोट बंटने का फायदा है वो तीसरे को मिले। राजनीतिक दल अपने आंतरिक संगठनात्मक चुनाव और नियुक्ति में भी जाति समीकरण का ध्यान रखती है।
राजनीतिक दल अपने जो संगठन के चुनाव होते हैं जिसमें अध्यक्ष जो प्रदेश का अध्यक्ष होता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसमें जातीय समीकरण का जरूर ध्यान रखती है। कांग्रेस सहित जितने भी भारत में राजनीतिक दल हैं उनमें आंतरिक रूप से जातीय आधार पर कई गुट पाए जाते हैं जो शक्ति प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। तो कांग्रेस सहित जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें आंतरिक रूप से जातीय आधार पर कई गुट बने हुए हैं, आंतरिक स्तर पर कई जातीय गुट बने हुए हैं जो प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं और जो अपने तरीके से प्रतिस्पर्धा के द्वारा अपने पार्टी में अपना प्रभाव है वो स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, भारत में मतदान में जितना भी मतदान में व्यवहार किया जाता है, भारत में मतदान व्यवहार में जातिगत भावना प्रबल रूप से कार्य करती है। यानी वोट है वो जाति को, वोट है वो अपनी जाति को ही डाला जाता है। जैसे हमारे देश में जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, दक्षिण के राज्य हैं, यहाँ पर जातिवाद सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। सभी राजनीतिक दल अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद को भड़काने का प्रयास करते हैं। तो भारत में मतदान व्यवहार में जो जातिगत आचरण है या भावना है वो प्रबल रूप से कार्य करती है। सभी राजनीतिक दल अपने निहित किंचित या कुत्सित स्वार्थों के लिए जातिगत भावना को भड़काते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव में जातिवाद सर्वाधिक प्रभावी रूप से दिखाई देता है। भारत में जो पंचायती राज संस्था है उनके जब चुनाव होते हैं तो जातिवाद सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रूप से हावी रहता है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रूप से जातिवाद है वो दिखाई देता है। तो भारत में पंचायती राज संस्था होती है, जिनके चुनाव होते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच के, प्रधान के या जिला प्रमुख के, सरपंच के, वार्ड पंच के जो चुनाव होते हैं, इन चुनावों में जातिवाद सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हमारे देश में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इनके जब चुनाव होते हैं तो जातिवाद सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, जातिवाद का रूप हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो भारत में पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं उसमें जातिगत जो जातिवाद है वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रूप से हावी रहता है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रूप से दिखाई देता है। मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व, सभी राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को अपने पक्ष में बनाए रखने हेतु बहुमत प्राप्त होने पर सरकार निर्माण के लिए मंत्रिमंडल निर्माण करते समय भी जातीय संतुलन को विशेष ध्यान में रखते हैं। संघ शासन से लेकर प्रांत सरकार यहाँ तक कि स्थानीय शासन तक दायित्व प्रदान करने के समय जातिगत लाभ होने का ध्यान में रखा जाता है। कई बार तो केंद्र और प्रांत विशेष के मंत्रिमंडल में जाति विशेष का प्रतिनिधित्व कम होने की आलोचना भी की जाती है। कई बार तो केंद्र और प्रांत विशेष के मंत्रिमंडल में यदि किसी जाति को प्रतिनिधित्व कम मिलता है, किसी जाति की अनदेखी होती है तो उसकी आलोचना भी की जाती है। जैसे कि मैं आपको कर्नाटक का उदाहरण बताता हूँ। कर्नाटक में जो दो जातीय समूह है वो ज़्यादा हावी है। एक है लिंगायत और एक है वोकलिंगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं और एक जातीय समूह जब चुनाव जीत कर आता है तो वह अपनी जाति के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिमंडल में स्थान देने की कोशिश करता है। तो कर्नाटक में जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, वो लिंगायत जाति से आते हैं और इनका प्रभाव है, लिंगायतों का प्रभाव है वो उत्तरी कर्नाटक या उत्तर कन्नड़ा क्षेत्र में ज़्यादा दिखाई देता है। तो कई बार केंद्र और प्रांत विशेष में मंत्रिमंडल में जाति विशेष के प्रतिनिधित्व कम होने पर उनकी आलोचना की जाती है और जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जाति विशेष के प्रतिनिधित्व कम होने की आलोचना है वो होती है। तो जाति विशेष है उसका प्रतिनिधित्व कम होने पर उसकी आलोचना की जाती है और जो जातीय समूह है उनको खुश रखने का प्रयास है वो किया जाता है। तीसरा हमारा है जातिगत दबाव समूह। जातीय संगठन राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव समूह के रूप में भी कार्य करते हैं। ये दबाव सरकार पर दबाव डालते हैं, अपने जातीय हितों के अनुसार निर्णय करने और जातीय हितों के विरुद्ध निर्णय को रोकने और सरकार पर दबाव डालते हैं। तो अपने जातीय हितों के अनुसार निर्णय करने और जातीय हितों के विरुद्ध होने वाले निर्णय को रोकने, ये बदलने पर सरकार पर दबाव डालते हैं। सरकार पर दबाव डालकर अपने पक्ष में नीतियाँ बनवाने, अपने पक्ष में निर्णय करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है। जो आरक्षण से वंचित जातियाँ हैं, जो आरक्षण से वंचित हैं, जो सामान्य वर्ग में या
जो अगड़े वर्ग में आते हैं उनके आरक्षण बनाने के लिए रखने हेतु सरकार पर निरंतर दबाव डालती है। मेयर के अनुसार, मेयर है, उन्होंने क्या लिखा है, ये कोटेशन है, जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो जातीय संगठन है वो राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में परिवर्तित होते हैं, उनके रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त हम यदि चौथा छठा बिंदु लें तो छठा बिंदु क्या है, जाति और प्रशासन। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं में के अलावा प्रशासन में भी जातीय आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसा आपको पता है कि भारत में जातीय आरक्षण की व्यवस्था है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग को भी, अनुसूचित जाति SC ST के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग जिसे हम OBC कहते हैं उनको भी 27% आरक्षण का लाभ दिया गया। माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी निर्णय करते समय क्षेत्र के प्रधान और संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो ही जाती हैं। तो भारत में प्रतिनिधि संस्था के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, OBC हो, उनको भी 27% रिजर्वेशन या आरक्षण दिया गया है। माना जाता है कि भारत में स्थानीय स्तर के प्रशासनिक अधिकारी निर्णय करते समय, निर्णय लेते समय जो संगठित जातियों के नेताओं से प्रभावित हो ही जाते हैं और संगठित नेताओं से, नेताओं की जातियों के नेताओं से प्रभावित तो होते साथ साथ में, और जब निर्णय लेते हैं तो उन निर्णयों में भी जाति की स्पष्ट झलक है वो दिखाई देती है। इसी प्रकार जाति के आधार पर भी आरक्षण की मांग की जाती है। वर्तमान में हरियाणा में जाट, गुजरात में पटेल, राजस्थान में गुर्जर जातीय संगठन जाति के आधार पर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो राजस्थान में चाहे हरियाणा हुए चाहे गुजरात हुए, इनमें जातीय आधार पर जातीय संगठन जाति के आधार पर आरक्षण की मांग है वो करता है। तो वर्तमान में हरियाणा, गुजरात, राजस्थान में विभिन्न जातीय संगठन है वो जाति के आधार पर आरक्षण की मांग है वो कर रहे हैं। जाति के आधार पर आरक्षण को है वो अधिक धार या ताकतवर बना रहे हैं। इसी प्रकार राज्य राजनीति में जाति, अखिल भारतीय राजनीति की बजाय राज्य की राजनीति में जाति का प्रभाव हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। केंद्र की राजनीति की बजाय जो राज्यों की राजनीति है वो जाति पर टिकी हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र, राजस्थान में राजनीति का विश्लेषण किए बिना जातिगत गणित का नहीं किया जा सकता। तो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र हो, चाहे राजस्थान हो, इन राज्यों में राजनीति का विश्लेषण है वो बिना जाति के आधार पर, बिना जाति का गणित बिठाए नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश और बिहार तो जातिगत राजनीति की मिसाल बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, ये जातिगत राजनीति की मिसाल है जिसमें यादव, कुर्मी, ठाकुर, इसके अलावा मुस्लिम, अगड़ा, पिछड़ा, ये जो उत्तर प्रदेश में जो जातियाँ हैं, बिहार में जातियाँ हैं, वो उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, इसमें जातिगत राजनीति की मिसाल बन चुकी है। जाति और जातिवाद है वो बिहार और उत्तर प्रदेश जब भी चुनाव होते हैं यहाँ पर जाति और जातिवाद है वो उग्र रूप से दिखाई देता है। तो हमने आज जाति का अर्थ, इसके हमने 7 बिंदुओं का अध्ययन किया है। हमारा भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, जिसमें जेपी की परिभाषा आपको लिखनी है। इसके अलावा KN मेनन की परिभाषा भी आपको लिखनी है। निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, जहाँ तक मैंने अंडरलाइन कराया है। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का चयन, ये आपको अंडरलाइन करना है। जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व, जातिगत दबाव समूहन, जाति एवं प्रशासन, जाति एवं प्रशासन के अलावा राज्य राजनीति में जाति, इनके आपको मैंने 7 बिंदु है वो समझाए हैं। इनको आपको लिखना है, अंडरलाइन करना, जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन कराया वहाँ वहाँ आपको अंडरलाइन करना है। तो जहाँ इनको लिखना है, याद करना है, कम से कम 5 पॉइंट तो आपको याद करने ही, इनको लिख कर याद करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क के रूप में करना है। धन्यवाद।